God. So this is your conditional probability, PA by equal to P EA, I think that was your conditional probability. That is your conditional probability is giving to you कि basically if the probability of happening of event A when B is actually happened. Okay, so this is the conditional probability. Okay, so conditional probability की just reverse होती है आपकी बेस थ्योरम. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट आपकी ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है. ओके, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इवेंट कि ऑलरेडी एक इवेंट हो चुकी है, अगर मैं दूसरी इवेंट जो उससे रिलेटेड है अगर वो होना कंडीशनल इवेंट है जो रिलेटेड है, अगर बी अगर ए मेरी हो रही है और बी पहले हो चुकी है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड. सो बेस थ्योरम एक्चुअली जस्ट उसकी रिवर्स होती है. एक दोनों इवेंट एक्चुअली में हो चुकी हैं, both the events actually already happened. Okay, so I am just trying to find out कि A is already happened, B is already happened. Okay, so B मेरी actually future की event है जो future में हुई है. Okay, U मेरी future -1 है जो इससे पहले हुई है. Okay, okay. So I am just trying to find out कि अगर मेरी future में कोई event हुई है, okay, तो past में किसी event के होने की क्या probability है. जैसे कि हमने example लिया था, जैसे कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे बैग की स्कैनिंग होती है, ठीक है, तो स्कैनिंग में आप बैग डालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको बजर बजेगा कि नहीं बजेगा, ठीक है ना. तो उसमें वो आपकी जो मशीन है 100% It प्रूफ should be नहीं other है. way around, na? Based on the probability of past, we are trying to predict the future probability, correct? दैट इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. दैट इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि ऑलरेडी एक इवेंट हो चुकी है, मैं जो दूसरी इवेंट करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने लेट से मैंने डेक ऑफ कार्ड में से लेट से मैंने एक कार्ड पहले निकाल लिया, ठीक है ना, आई डोंट नो व्हाट कार्ड इज दैट. अब मैं दूसरा कार्ड निकालने जा रहा हूँ तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. और लेट से पहला कार्ड मेरा किंग निकला है, तो अब दूसरा कार्ड किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी. सो ऑलरेडी एक इवेंट मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली पहले के इवेंट्स में डिपेंडेंट है. सो दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और मेरी जो बेस थ्योरम है उसमें एक्चुअली दोनों इवेंट हो चुकी है मेरी. आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द पास्ट और मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि पास्ट में कौन सी इवेंट मेरी हुई होगी जिसने इसको इफेक्ट किया होगा. जैसे कि ये समझ लो कि जैसे कि मैंने अभी मेरे डेक ऑफ कार्ड्स थे, मैंने पहले एक कार्ड निकाला, फिर मैंने दूसरा कार्ड निकाला. दूसरा कार्ड मेरा लेट्स से मेरा किंग आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल. तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैंने पहला कार्ड निकाला था वो भी मेरा किंग था. दिस समथिंग लाइक दैट. ओके, कि मैं पास्ट वाली की इवेंट दे रहा हूँ कि जिस जिस इवेंट ने मेरी फ्यूचर इवेंट को इंपैक्ट किया वो मेरी पास्ट वाली इवेंट मेरी क्या थी. आई जस्ट वांट टू प्रेडिक्ट दैट इवेंट. दैट इज बेस हियर. ओके, जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जस्ट रिवर्स होती है. ओके, सो जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था कि आपके एयरपोर्ट पे लेट से आपका स्कैनर है, ठीक है, जिसमें अपन लगेज डालते हैं और लगेज उसमें जाता है. अगर उसमें कोई भी फॉरबिडन आइटम है तो बजर विल इट विल बज, अदरवाइज इट विल नॉट बज. बट दैट योर स्कैनिंग मशीन इज नॉट 100% एक्यूरेट. लेट से 90% टाइम में अगर उसमें आपका फॉरबिडन आइटम है तो बस कर जाएगा, लेकिन अगर 10% में नहीं भी है तो भी बेसिकली उसका बजर जो है वो अप हो जाता, ऑन हो जाता है. सो इन दैट केस लेट से मैंने एक आइटम डाला, उसका बजर लेट से ऑन हो गया, ठीक है, तो मेरी दोनों इवेंट हो चुकी हैं. वो स्कैनर से जा भी चुका है और बर्जर मेरा ऑन भी हो चुका है. सो बर्जर मेरा ऑन हो गया ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इट वाज अ फॉरबिडन आइटम. क्योंकि वो दोनों केसेस में बच जाता है. फॉरबिडन होगा तो भी 90% केसेस में बच जाता है, फॉरबिडन नहीं भी तो भी 10% केसेस में बच जाता है. सो अभी वो मेरा बर्जर ऑन हो गया. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ फॉरबिडन आइटम. सो दिस इज अ बेस थ्योरम. आई एम गोइंग बैक टू द पास्ट. ओके, if we take an example of that, अगर if you don't remember, अगर हम उसका एक example लें, so let's go back to this thing. If you don't remember, no problem, we can go statistics. सर कुछ ट्रक वाला किया था कि ट्रक है और कार है और येलो है, ऐसा करके कुछ. नहीं, वो भी हमने किया था, आप लोग भूल गए, कोई बात नहीं, we will do it again. It was not in statistics, it was in probability. Okay, कहाँ पर गई वो? यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन वाली भी नहीं है.
Okay, now let's go back here. Let's go to this website. This is Tribe. I think that is the class statistics, not this one. यहाँ पर तो है ही नहीं. Let's go to the batch 18, not batch 18. These are foundation classes. Here it should be. लेकिन यहाँ पर आपकी वो नहीं है. That part is not here. आपने जो हम लोगों को कुछ इस बार एक शेयर में शीट दिया था एमएल मैंने आप लोगों को, उसमें शीट में वो होना चाहिए वो एक्चुअली में. I just missed उन it. लोगों के बीच में है. This is not. आपने एक एमएल करके दिया, एमएल इंट्रोडक्शन करके कुछ हाँ, ड्राइव उस का फोल्डर लिंक में आपकी शेयर किया. पीपीटी होगी एक्चुअली, लीनियर रिग्रेशन वाले हम पीपीटी. 20 अप्रैल के बैच में नहीं, हम जैन में है. आपको जैन में मिलेगा 18 जैन. That is perfectly fine, but it should be here actually. Share documents. Share documents. एमएल फाउंड एक्चुअली है ना, एमएल फाउंडेशन. हाँ, इसमें Where it is linear algebra, machine learning, statistics, Python for स्टैटिस्टिक्स में देखना, शायद स्टैटिस्टिक्स के आधे में के बाद शायद प्रोबेबिलिटी है. याद ML introduction class में भी नहीं है, इसमें भी नहीं इसमें है. इसमें लास्ट में स्टैट्स में एक बार इसमें है चेक क्या? कर सकते हो. इसमें भी नहीं है शायद. उसकी एक अलग से इसमें तो टेंसर फ्लो वगैरह है. हाँ, इसमें ये right ये है. है, ये है. Okay. So this is a probability. ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. और दिस इज योर बेस थ्योरम. ओके, बेस थ्योरम का सिंपल सा एग्जांपल था हमारा ये जो हमने लिया था, दिस वन, कि एयरपोर्ट स्क्रीनिंग वाला एग्जांपल जो हमने लिया था. ओके, अब ये बड़ा कैसे होगा? लेट्स मैं उसका व्यू में बढ़ा देता हूँ. जूम इन, लेट्स वन मोर जूम इन. ओके, सो दिस वन वाज द एग्जांपल. ओके, ओके. व्यू में लास्ट ऑप्शन फुल स्क्रीन. फुल स्क्रीन नहीं, इतना काफी है. ऑफ स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा. ठीक है. सो आपका ये एग्जांपल था कि एयरपोर्ट जो आपका बैग को स्कैन करता है, ठीक है, फॉरबिडन आइटम्स के लिए. ठीक है, लेट्स से सपोज वी हैव 5% ऑफ द बैग्स हमारे पास, जिसमें आपके बैग में फॉरबिडन आइटम्स होता है 5% ऑफ द केसेस में. ओके, कि चलिए अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 5% लोग जो होते हैं उनके केस में फॉरबिडन आइटम्स होता है. ओके, अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर बैग कंटेन्स अ फॉरबिडन आइटम, सो देयर इज 98% चांस कि इट विल ट्रिगर अलार्म. ओके, यानी कि 2% केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कि अगर आपका फॉरबिडन आइटम नहीं भी होगा तो तब भी वो कर देगा. ओके, ओके. इफ ए बैग डज नॉट कंटेन ए 2% है वो निकल जाएंगे इवन दो दे हैव फॉरबिडन. यस एग्जैक्टली. इफ ए बैग डज नॉट कंटेन ए फॉरबिडन आइटम, तब भी 8% चांस है कि आपका अलार्म ट्रिगर कर जाएगा. सो आपकी 3 कंडीशंस हैं. ठीक है, फर्स्ट की केवल 5% बैग में फॉरबिडन आइटम्स होता है. सेकंड कंडीशन ये है कि 98% चांस है कि अलार्म ट्रिगर कर देगा. अगर फॉरबिडन आइटम नहीं है तो 2% में क्या करेगा, उसको क्लियर कर देगा वो. ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर उसके फॉरबिडन आइटम नहीं भी है तो भी 8% चांस है कि वो अलार्म ट्रिगर कर देगा. ओके, सो अब रैंडमली हमने कोई बैग चूज किया और वो स्कैनर से पास हुआ और आपका अलार्म जो ट्रिगर हो गया, यानी फ्यूचर में एक इवेंट हो चुकी है और पास साहब मेरी सारी इवेंट हो चुकी हैं और मेरा अलार्म ट्रिगर कर गया. सो नाउ आई वांट्स द प्रोबेबिलिटी कि इट कंटेन्स अ फॉरबिडन आइटम, क्योंकि फॉरबिडन और नॉन फॉरबिडन दोनों ही केस में ट्रिगर कर जाता है. सो उस केस में नाउ दिस इज अ बेस थ्योरम. मैं फ्यूचर की इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में कौन सी इवेंट मेरी हुई है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है. ओके, सो हियर उसका आप सिंपल डायग्राम बना सकते हो, जिसे हमने उस लास्ट टाइम भी बनाया था. यहाँ पर आपका आइटम है, ठीक है. सो 0.95% मैं इसके अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी का काम बना रहा हूँ, ठीक है ना. सो 0.05% क्या है कि फॉरबिडन आइटम है, 95% है कि नॉट. ओके, फॉरबिडन नॉट फॉरबिडन. ओके, अगर फॉरबिडन है तो 98% चांस है, 0.9 में प्रोबेबिलिटी है कि अलार्म बज जाएगा, और 0.02 है कि नहीं बजेगा. ओके, इन द केस में अगर नॉन फॉरबिडन है तो 0.08% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं बजेगा, सो अलार्म बजेगा, और 0.92% है कि प्रोबेबिलिटी अलार्म नहीं बजेगा. ओके, अगर इस केस में यहां पर जाऊं, जो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरबिडन आइटम प्रोवाइडेड इट इज गिविंग कि अलार्म मेरा ऑलरेडी बज चुका है, ए इज ऑलरेडी हैपेंड, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉरबिडन आइटम की. सो इट इज PAF इनटू PF डिवाइड बाय PA, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है. सो मुझे क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A F इज ऑलरेडी हैपन,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ऑलरेडी एफ इज हैपेंड, दैट मींस फॉरबिडन आइटम ऑलरेडी था, तो अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है? तो फॉरबिडन आइटम मेरा ऑलरेडी यहाँ पर था, ये ठीक है, तो अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी है? ये मुझे ऑलरेडी हो गया, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई मेरी? 0.98 इस ग्राफ के हिसाब से, तो दैट इज 0.98। ओके, यानी कि फॉरबिडन आइटम ऑलरेडी था, ये मुझे पता है, उसके होने के बाद मेरी ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.98, सो आई पुट इट 0.98। ओके, उसके बाद क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरबिडन आइटम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फॉरबिडन आइटम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.05, तो आई मल्टीप्लाइड बाय 0.05 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है? तो अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है? अलार्म मेरा यहाँ पर बजता है इस कंडीशन में, और मेरा कहाँ पर बजता है? इस कंडीशन में। तो अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी? 0.05 इंटू 0.98, क्योंकि ये वाला पाथ हो गया मेरा और ये वाला पाथ होगा 0.95 इंटू 0.08, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, सो मेरी आ गई 0.392। सो दिस इज योर बेस थ्योरम। ओके, सो दिस इज योर बेस थ्योरम कि ऑलरेडी आपकी एक इवेंट फ्यूचर में हो चुकी है, आप पास्ट में जाके किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो जिसने इस मेरी फ्यूचर इवेंट को इफेक्ट किया होगा। ओके, दिस इज जस्ट रिवर्स टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, अंडरस्टूड? पीयूष? यस सर, ओनली कंफ्यूजन वाज कि हम फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर को देख के बोल रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा, यस एग्जैक्टली। तो फ्यूचर को कैसे देख सकते हैं? मतलब अरे फ्यूचर का मतलब दोनों इवेंट हो चुकी हैं, एक्चुअली फ्यूचर को हम नहीं देख रहे, दोनों इवेंट ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो पास्ट ही हो गया ना एक तरह से। हाँ, दोनों पास्ट हो गया। फ्यूचर मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब आप मतलब अभी टाइम कुछ स्टैम्प ले इवेंट लो कि हुआ। टाइम स्टैम्प में हम पीछे जा रहे हैं, बेसिकली वी आर गोइंग वन टाइम स्टैम्प बैक। ओके, करंट में मैं ए इवेंट पे बैठा हूं और आई एम जस्ट गोइंग बैक इन टाइम इन द टाइम स्टैम्प t-1 कि t-1 में कौन सी इवेंट हुई होगी जिसने टाइम स्टैम्प t वाली इवेंट को इफेक्ट किया होगा। दिस इज हाउ इट। ओके ओके, और कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि t-1 में कोई इवेंट हो चुकी होती है और t में वो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। मतलब इट्स लाइक कि बैग इज फॉरबिडन तो अलार्म बजेगा या नहीं, इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली। हाँ, अलार्म बज गया है, क्या बैग फॉरबिडन है, इज द या बेस थ्योरम। यस एग्जैक्टली, परफेक्ट, बिल्कुल यही है। ओके, so now go and get back to the this theorem. So this is your base theorem जो हम अभी देख रहे थे। So this is called likelihood of the event. This is called likelihood. The probability of E being true that given that A is true. Okay, ये आप इसको बोल, इस पार्ट को बोला जाता है आपका likelihood. Likelihood of happening of event B when A is already happened. Okay, this is called your prior. The probability of A being true. ठीक है, okay, this is called probability of B being true, and this is called your posterior कि post probability क्या है? Posterior, the probability of A being true and B is already true. So अलग अलग पार्ट है, इसको likelihood बोला जाता है, इसको prior बोला जाता है, इसको probability of, this is called posterior probability. This is posterior probability, this is likelihood, this is prior, this is A. अब हम इसको now we try to connect it with the machine learning or the data sciences. Data science में कैसे होता है? Just try to visualize कि हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा है, ठीक है, लेट्स से मेरे पास डेटा सिर्फ इसी चीज का है कि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम मान के चलते हैं, एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है जिसमें कि मेरे पास लेट्स से ऑरेंज का कुछ दिया हुआ कि ऑरेंज है, एप्पल है, ठीक है, और लेट्स से मेरे पास और बनाना हो, बाकी सारे फ्रूट्स हैं, और उसके लेट्स से मेरे 4-5 मैंने फीचर्स लिए हुए हैं। लेट्स से वन फीचर इज दैट कि व्हाट इज द साइज कैसा है, मतलब उसके इट इज राउंड और लॉन्ग, ठीक है, लेट्स से इसका कलर क्या है, कलर येलो है कि नहीं है, ठीक है ना, उसके कलर हो गया, उसकी शेप हो गई, लेट्स से उसकी स्मेल हो गई, 3 तरह के मैंने लेट्स से उसकी प्रॉपर्टीज मैंने ले ली हैं, उस हिसाब से मेरा पूरा डाटा ऑलरेडी लेबल्ड होकर मेरे पास आ गया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मेरे पास कोई भी एक नया फ्रूट मेरे पास आता है जिसके पास मुझे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा फ्रूट है। ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मुझे जो प्रोबेबिलिटी जो मुझे निकालनी है दिस वन, उसका मेरा ये है कि मेरे पास नया डाटा आता है, न्यू डाटा ऑफ फ्रूट इज कमिंग टू मी। ओके,
फाइन। और मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि कौन सा फ्रूट होगा, मुझे फ्रूट का क्लासिफिकेशन करना है। ओके सो अब मुझे क्या करना होता है, मुझे फ्रूट का जब क्लासिफिकेशन करेगा तो एक्चुअली मुझे ये, मेरे पास कितनी क्लासेस है, मेरे पास लेट्स से मेरे पास 3 क्लासेस, मुझे मेरे पास 3 क्लासेस हैं, एप्पल, ऑरेंज और लेट्स से बनाना, फॉर एग्जांपल बस 3 क्लासेस हैं। तो ये मुझे बेस्ड फिर मुझे तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के देगी, ठीक है, कि उसकी एप्पल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी बनाना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। सो इट विल गिव मी प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल, ओके, प्रोवाइडेड ऑल द 3 फीचर्स आर गिवन टू मी। क्या क्या फीचर्स है मेरे पास, शेप मेरे पास एक फीचर है, ठीक है, और दूसरी फीचर्स मेरे पास क्या है, इसमें लेट्स से मैं इसको एस एच बोल देता हूँ, शेप, दूसरी मेरे पास स्मेल है, और थर्ड फीचर मेरे पास क्या है, मैंने क्या लिया था कलर। उसका, शेप लिया, डायमीटर। कलर लिया था, ठीक है, ओके। तो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास ए प्रोवाइडेड शेप, स्मेल एंड कलर इज गिवन टू मी, राइट। ये मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मुझे एक दूसरी प्रोबेबिलिटी मुझे क्या निकाल के देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, ठीक है, दिस ऑल दिस थिंग्स आर गिवन टू मी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना, दिस ऑल दिस थिंग्स आर गिवन टू मी। तो ये पार्ट आपका एक्सप्लेन हो गया, ठीक है, जो मुझे प्रिडिक्ट करना है। अब हम आते हैं पी ए पे। ये ईच रिकॉर्ड के लिए तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के देगा। यस, क्योंकि वो तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उसको मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा, राइट। ओके, लेट्स से एप्पल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये दिस बिलोंग्स टू द क्लास ए, ओके। अगर ऑरेंज की मैक्सिमम आ रही तो क्लास बी ऑरेंज को बिलोंग करेगा, ओके। नाउ लेट्स कम टू द पी ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस फॉर्मूले के साथ मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, यानी कि एप्पल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब एप्पल होने, उस फ्रूट के एप्पल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज प्रायर, मैं अपने डेटा को देखकर डिसाइड करूंगा कि उसके एप्पल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेट्स में नंबर ऑफ जितने भी और जैसे क्लासिफाई किया है तो वो बस प्रोबेबिलिटी परफेक्ट, लेट्स मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स में लेट्स से 300 रिकॉर्ड्स मेरे एप्पल को बिलोंग नेबरहुड। करते हैं, और लेट्स से 400 मेरे बनाने को बिलोंग करते हैं, और लेट्स से कितने बचे, 300 मेरे किसको बिलोंग करते हैं, ऑरेंज को बिलोंग करते हैं। तो ए होने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी प्रायर में, इन गिवन डेटा में किस क्या होगी, 300/1000। परफेक्ट। तो ये मैंने ए निकाल लिया, यहाँ तक बिल्कुल कूल है, अंडरस्टूड। अब हम आते हैं पी बी पे। ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। पीबी में क्या है, पीबी में बेसिकली कि मेरा उसका स्मेल, शेप, कलर, स्मेल होने की प्रोबेबिलिटी, जो स्मेल मेरी लेट से इस जो मुझे प्रेडिक्ट करना है उसमें स्मेल लेट से मुझे दिया हुआ है कि दिस इज स्वीट स्मेल है, ठीक है, और उसका साइज में लेट से दिया हुआ है कि लॉन्ग है, और कलर लेट से उसका ब्लू दिया हुआ है, ओके। तो मल्टीप्लाई करके तीनों प्रोबेबिलिटी। यस, अब बिकॉज ऑल द थ्रीज आर इंडिपेंडेंट, तो मैं डेटा गिवन डेटा में क्या निकालूंगा कि स्वीट कितने हैं, स्वीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गिवन डेटा में। तो एग्जैक्टली डेटा में सेम डेटा के हिसाब से निकाल सकता हूं मैं, राइट। ऐसे गिवन डेटा में लॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकाल सकता हूं मैं। ऐसे गिवन डेटा में ब्लू होने की, क्या ब्राउन होने की, जो भी ये कलर है ब्राउन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा मैं, तीनों को मल्टीप्लाई। ये पोर्शन समझ में आ गया, परफेक्ट। अब हम जाते हैं पी बी बाई ए पे, यानी कि बेसिकली अब दिस इज द थिंग कि बेसिकली हमने इसको प्रोबेबिलिटी में रिवर्स कर दिया कि ऑलरेडी एक्चुअली मेरे पास ऑरेंज दिया हुआ है, पी इसकी बात करते हैं कि गिवन डेटा में मुझे ऑलरेडी जो लेवल डेटा मेरा ऑलरेडी ए है, ठीक है, ओके। तो उसका बेसिकली बी होने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी, बी होने की प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी शेप एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका शेप लॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका कलर ब्राउन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लेट्स से बस 300 डेटा है, ठीक है, एप्पल का। उस 300 में से किसमें SLB लिखा हुआ है? यस, उसमें से 300 में से बेसिकली उस 300 में से कितनों में स्मेल स्वीट है उसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल लूंगा। वो मेरी आ गई एक प्रोबेबिलिटी, लॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी जाएगी, बी होने की प्रोबेबिलिटी, तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आ जाएगा, पीबी बाई ए। सर बट आइडियली तो हमें ये देखना चाहिए ना कि मतलब उस 300 डेटा में कब ये तीनों साथ में आ रहे हैं। नहीं, तीनों वो साथ तो में ही ना, तीनों अभी तो वही मैं कह रहा हूं, तीनों इंडिपेंडेंट है, साथ से मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ये जो PB/A है उसका मतलब ये है कि इट इज एप्पल and what is the probability that it is sweet, long and this provided it is an apple.
यस तो स्वीट ये निकाला तीन, नहीं तो मुझे तीनों वही को रिकॉर्ड्स निकालने पड़ेंगे ना नहीं जिसमें नहीं नहीं एप्पल भी और ये नहीं तीनों भी हैं। क्योंकि बी को मैंने इंडिपेंडेंट माना, मैं ही मान के रखूं अगर ए है तो उसकी स्वीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ए है तो उसके लॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर स्वीट ए है तो उसके हाँ बी होने ठीक की है ठीक है। probability। क्योंकि अभी जब हमने नीचे निकाला था स्वीट लॉन्ग और वो हमने इंडिपेंडेंट ऑफ ए हाँ निकाला, तब इंडिपेंडेंट हमने ये निकाला, नहीं देखा था तभी तो कि ए तीनों के साथ नहीं, तभी तीनों की टोटल प्रोबेबिलिटी का। मैंने मल्टीप्लाई की थी, राइट? ठीक है ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं बेसिकली क्या बट इस केस में अगर ये ए है ऑलरेडी ट्रू, हम्म तो जो बी मतलब बी में स्मेल स्वीट होगी, उसका कलर रेड होगा हम्म और शेप राउंड होगी, हम्म ये तो होगा ही होगा ना? नहीं होगा, मतलब उसमें नहीं, से अगर अगर वो गिवन दैट इट इज एप्पल, हाँ तो हो सकता है उसमें स्मेल स्वीट ना हो के लेट से उसमें कोई और स्मेल आ रही हो, ठीक है ना, स्वीट ना हो गया लेट से कच्चा हो तो उसमें सॉर जैसी स्मेल आ रही हो, राइट? तो मतलब इट कुड बी एनीथिंग, राइट? लेट से लॉन्ग शेप ना हो, तो डिपेंड्स। मैंने तीनों बट अलग ये अलग है कि अल्टीमेटली जब हमें करेंगे तो चांसेस ज्यादा ही है कि ये वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हाँ अगर एप्पल जैसे फूड होगा तो उसके लॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि अगर उस तीनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही हमने डिसाइड किया ना कि एप्पल है। नहीं, तीनों की प्रोबेबिलिटी देखो, तीनों मेरे अलग अलग फैक्टर हैं, तीनों की प्रोबेबिलिटी मैं बाद में मल्टीप्लाई करूंगा। अभी जिसमें जो मैं मैंने कही है उसको मैं एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो आपको चीजें एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? सो फिलहाल जस्ट गो विद सम थ्योरी, देन विल गो फॉर द एग्जांपल। सो बेस थ्योरम प्रोवाइड द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी y गिवन x, जो हम अभी देख रहे थे, ऑल द फीचर्स आर इंडिपेंडेंट, जो हमने देखा है, ठीक है? द बेस वे ऑफ गोइंग फ्रॉम pxy, जब आपको ऑलरेडी pyx आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, वही हम लोग कर रहे हैं ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे ऑलरेडी पता है, दिस मुझे ऑलरेडी पता है, मैं डाटा से निकाल सकता हूँ, ये मैं डाटा से निकाल सकता हूँ, ये मैं डाटा से निकाल सकता हूँ, और ये मुझे निकालना है। ओके, सो इट इज कॉल्ड द जनरेटिव क्लासिफायर। ओके, already given this probability is given to me in the data and I am trying to find out pyx, it is called generative। okay, x और y मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये सब चीजें मुझे पता है ऑलरेडी, ए मुझे पता है डेटा में, मुझे बी ऑलरेडी डेटा में पता है, तो मैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी करता हूँ। अब सीधे मैं एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है? ये सब कहानी आप कर लो। ओके, सो लेट्स से वी हैव अ ट्रेनिंग डाटा, हमारे पास F1 से लेके F4 तक फीचर है, F1 F2 F3 F4, और मेरी क्लास की लेवलिंग क्या है, Y1 Y2 लेके yn तक। ओके, क्लास लेवल मेरा है Y1 Y2 yn, जो सिर्फ मेरा दो ही क्लास लेवल है, यस और नो। ओके, कितने क्लास लेवल मेरे, यस और नो, ये मेरे क्लास के लेवल्स आ गए, ठीक है? दिस इज माय फर्स्ट डेटा रिकॉर्ड, दिस इज सेकंड डेटा रिकॉर्ड, दिस इज माय nth डेटा रिकॉर्ड, जिसमें xn ये सब मेरे क्या है, फीचर्स हैं, और yn मेरे इसका टारगेट लेवल है, वो यस है कि नो है, और yn की वैल्यू आपकी यस भी हो सकती है और y नो भी हो सकती है। ओके, if a new observation comes from the test data, okay, without the class label, let's say that is xq1 xq2 xq3 and xq4, ठीक है? आपका एक नया डाटा आता है xq1 xq2 xq3 xq4, और ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, द टास्क इज टू प्रेडिक्ट द क्लास लेवल y क्वेश्चन। ओके, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, सो हाउ आर कैन टू फाइंड आउट? सबसे पहले मेरी जो बेस थ्योरम थी वो मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा बेस थ्योरम के हिसाब से, जो मैंने आपको ये समझाया ना, एक्चुअली उसी का ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्टली सेम थिंग। मुझे क्या क्या चीजें निकालनी है? फर्स्ट आई नीड टू फाइंड आउट this thing, PBIA, then PA, then PB। okay, so first सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालेंगे, इसमें चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होंगी आपको, so सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा P by A लग रहा है, कौन सा, पहला वाला तो P B by A by x है ना, P by A लग रहा है, हाँ ये आपका probability B by A। हाँ ये आपका क्या है बेसिकली, ये वाला पार्ट है PB/A। ओके, यानी कि बेसिकली मुझे क्या निकालना है, PY मुझे निकालना है, ठीक है, और XQ मुझे ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है? सो दिस फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आई विल फाइंड आउट। या आपको एग्जांपल समझोगे तो आपकी इसमें ज्यादा कंफ्यूज होगा। एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, देन आई विल गो बैक टू दैट स्लाइड। वही सेम एग्जांपल जो मैं देख रहा था, मेरे पास फ्रूट दिए हुए हैं, फ्रूट है मेरे पास ऑरेंज, बनाना, इस तरह से मेरे पास डेटा दिया हुआ है, उसके सिर्फ लॉन्ग है, स्वीट है कि येलो है। बाइनरी में डेटा है, तो लॉन्ग है कि नहीं है, अगर लॉन्ग है तो 1, नहीं है तो 0, स्वीट है तो 1 नहीं तो 0, येलो है तो 0 अदरवाइज 1। तो बाइनरी में डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उस तरह मेरे पास बहुत सारा डेटा है। ओके, मेरे बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या है, ऑरेंज है या बनाना है या अदर है, सिर्फ 3 है, ठीक है, तो 3 क्लासिफिकेशन है।
बनाना, ऑरेंज और अदर। ओके 1 और 0 में क्लासिफिकेशन डाटा आपका बाइनरी में दिया हुआ है ऑलरेडी, आपका जो है कैटेगोरिकल डाटा है, ठीक है, और सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज हैं, लॉन्ग, स्वीट और येलो। ओके अब मुझे फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस तरह के डाटा जो मैं डाटा दिया हुआ है उसको मैं टेबल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके टेबल लेग से इस तरह से दिखाई देती है, जो आपके टोटल ऑरेंज जो आपका डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से 400 लॉन्ग है, 100 नॉट लॉन्ग है, 350 स्वीट्स हैं, 150 नॉट स्वीट्स हैं, येलो है, नॉट येलो। टोटल आपके पास कितने हैं डेटा में? 500 आपके पास ऑरेंज है और ये प्रॉपर्टी उनको बिलोंग करती है। फाइन, जस्ट मैंने उसको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दिया है। ऐसे टोटल आपका 300 बनाना है और उसमें से लॉन्ग कोई भी नहीं है। ओके नॉट लॉन्ग आपके 300 है, स्वीट आपके 150 है, नॉट स्वीट 150 है, येलो आपके 300 है, नॉट येलो आपके 0 है। ओके एड से ये बनाना दो बार सर ये दो इसलिए क्योंकि एक लॉन्ग बनाना है, एक नॉट लॉन्ग बनाना है। नहीं यार, एक ये कुछ और होना चाहिए था, बनाना नहीं, ये बनाना अदर्स अदर्स होना चाहिए शायद। हाँ एक अदर्स भी था वहाँ पे जो आप दिखा रहे थे ना फर्स्ट, इससे पहले वाली स्लाइड। ये उसमें आपका ये other एक्चुअली था। बनाना ना होगी, आपका ये अदर है एक्चुअली, दिस इज योर अदर, then it makes sense. Okay fine, this is other and this is your banana. Okay जिसमें आपका इस तरह से डाटा आपका दिया हुआ टोटल। तो आपके टोटल फूड्स कितने हैं? आपके पास टोटल रिकॉर्ड 1000 है, जिसमें से 500 आपके पास ऑरेंज है, 300 आपके पास अदर्स हैं और 100 आपके पास बनाना है। और आपका रिप्रेजेंटेशन आपके फीचर्स का इस तरीके से आपके पास है, ठीक है। तो दिस इज डेटा जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया है कैलकुलेशन के हिसाब से, दिस इज नथिंग मोर देन दैट। ओके अब हम यहाँ पे आते हैं, ये मेरा अदर है, दिस इज अदर। ओके सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे हमारे पोस्टीरियर होता है, ये प्रायर, ये लाइक्लीहुड, ये एविडेंस। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ये वाली प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड वाली, ये वाली प्रायर वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी, मैं किसकी निकाल रहा हूँ? ऑरेंज की, पी ए बी इज ऑलरेडी गिवन टू मी, तो मैं निकाल रहा हूँ एविडेंस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दिस इज माय एविडेंस प्रोबेबिलिटी कि बेसिकली उसकी पी और वाई, ये पीबी की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज पीबी। ओके ऑरेंज एंड वो सब। नहीं हाँ ये तो डायरेक्ट ही है, एविडेंस नहीं, सॉरी प्रायर है, दिस इज प्रायर, सॉरी दिस इज प्रायर, नॉट दिस, दिस इज प्रायर। ओके क्योंकि मैं पी ए निकाल रहा हूँ, क्योंकि ए मेरा क्या है बेसिकली, बी तो मेरे फीचर्स हो गए जो ऑलरेडी मुझे फीचर्स दिए हुए हैं, जिस फीचर के हिसाब से मैं प्रेडिक्ट करना है। और ए मेरा क्या है कि एप्पल है, या ऑरेंज है, या अदर है, तो मुझे पी ए निकालना है। तो ये मतलब ये ऑरेंज, दिस इज माय प्रायर। तो मैं प्रायर क्या निकाल रहा हूँ? तो प्रायर मेरा 3 प्रायर मेरे निकलेंगे क्योंकि दिस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? पी वाई बनाना, पी वाई ऑरेंज और पी वाई अदर। सो मेरे पास टोटल बनाना कितने हैं? 500 और टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 1000। सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 0.5, 50% बनाना। ओके ऐसी ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.3 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी मेरी? ये प्रोबेबिलिटी मेरी, तीन की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली। ओके ये तो मैंने निकाल लिया प्रायर। ये भी डेटा गलत है सर। क्यों? ऑरेंज 500 है, यहाँ 300 है, उल्टा उल्टा है, उल्टा पुल्टा है। उल्टा पुल्टा है, 500 300 200। लास्ट वाला जो बनाना है उसको उन्होंने अदर्स किया है। नहीं पहला वाला ऑरेंज होना चाहिए, दूसरा अदर्स होना चाहिए, तीसरा बनाना होना क्या चाहिए। होना चाहिए? पहला क्या होना चाहिए? पहला बनाना, पहला ऑरेंज होना चाहिए। बनाना है। नहीं यहाँ नहीं सर, यहाँ नहीं, ऊपर ऊपर इक्वेशन में। अच्छा यहाँ पे या तो ऊपर चेंज करो या नीचे। हाँ हम नीचे चेंज करते हैं, हम सेम आगे स्लाइड में इसको यूज कर लेंगे। फर्स्ट वन इज बनाना 500, बनाना, सेकंड वन इज ऑरेंज, सेकंड वन इज ऑरेंज, ऑरेंज, थर्ड इज अदर। थर्ड इज अदर। अब नाउ इट मेक सेंस, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका क्या हो गया? आपने बनाने की प्रोबेबिलिटी निकाली, ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, आपने तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ओके फाइन, तीनों को इससे निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं हो सकता है कि अभी हम तीनों यूज करके देखेंगे। ओके अब मुझे क्या निकालना है? नाउ आई एम गोइंग फॉर दिस वन, x1 x2 x3, यानी कि बेसिकली मैं एविडेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ क्योंकि बस तीन ही एविडेंसेस हैं, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, स्वीट की भी और लॉन्ग की भी और येलो की भी, और तीनों इंडिपेंडेंट है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी मेरी मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे पीबी में। ओके सो लॉन्ग की प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी है? टोटल लॉन्ग मेरे पास कितने हैं? 500। ओके और टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 1000। तो प्रोबेबिलिटी लॉन्ग होने कितनी होगी मेरे पास? 0.5। जैसे स्वीट मेरे पास कितने हैं? 650। टोटल फ्रूट्स है 1000, स्वीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.65। ऐसे येलो होने की प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी हो गई? 0.8। ओके सो मैंने प्रायर निकाल लिया,
ठीक है, मैंने एविडेंसेस निकाल लिए. नाउ आई विल गो फॉर द लाइक्लीहुड. सो लाइक्लीहुड के हिसाब से मेरा क्या है, लाइक्लीहुड कि बेसिकली मुझे लॉन्ग देन कितने लॉन्ग स्वीट है, तो 4/500 होगा जो भी होगा. 400 by 500, 350 by 500 and 450 by 500. ठीक है. सबसे पहले निकालता हूँ कि बेसिकली मैं निकाल रहा हूँ P by A कि बेसिकली अगर वो मेरा मुझे ऑलरेडी बनाना दिया हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके लॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ओके के लिए हमें बस पहली वाली रो देखनी है जो ऑरेंज लिखा हुआ है, जो बनाना है एक्चुअली. ये मेरा बनाना है. बस इसी में मतलब 500 से कैलकुलेट करना है तो लॉन्ग. बेसिकली 500 में से 400 लॉन्ग है. हाँ, बस विद इन बनाना क्या है. राइट. क्योंकि मुझे लाइक्लीहुड एविडेंस, मुझे फाइनली प्रेडिक्ट क्या करना है. मुझे मेरे पास इस तरह का मुझे डाटा दिया, कोई भी मेरे पास नया डेटा आता है, उस डेटा मुझे दिया हुआ है कि मेरा जो डेटा है वो मेरा डेटा इस तरीके से है, लेट्स फॉर एग्जांपल, ये मुझे प्रेडिक्ट करना है. मुझे अब प्रेडिक्ट करना है कि मुझे वो लॉन्ग है और स्वीट है और येलो है, तो उसके बनाना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. मुझे प्रेडिक्ट, ये मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है जो मुझे करना है. ओके तो उस हिसाब से मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे कि ऑलरेडी बनाना वो है, तो लॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बनाना है तो स्वीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बनाना है तो येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. क्योंकि ये मेरी लाइक्लीहुड इवेंट्स है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं कहता हूँ. ठीक है, तो इस हिसाब से बनाना वाली रो कौन सी मेरी फर्स्ट रो है. ठीक है, तो अगर ऑलरेडी बनाना है तो लॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है, 400 डिवाइड बाय 500. ओके ऐसे स्वीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी, 350 डिवाइड बाय 500. ऐसे येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज येलो, 450 डिवाइड बाय ये वाला. तो तीनों प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली. तो मेरे पास अब क्या क्या आ गया, मेरे पास प्रायर आ गया, मेरे पास एविडेंसेस आ गया, मेरे पास लाइक्लीहुड आ गया. सो अब यहाँ पे देखते हैं, अब मेरे पास ये लॉन्ग, मेरे पास ये डाटा है जिसके ऊपर मुझे प्रेडिक्शन करना है. ठीक है, उसके हिसाब से लॉन्ग स्वीट मुझे क्या निकालना था, पी लॉन्ग बनाना मल्टीप्लाई पी स्वीट बनाना मल्टीप्लाई पी येलो बनाना. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी बनाना. दिस इज योर प्रायर, राइट, this is your prior, this is your likelihood, Evidence. this is your divide by this thing, this is your evidence. okay तो ये हमने निकाल चुके हैं हम लोग, ये हम निकाल चुके, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी बनाना, दिस थिंग पी बनाना, आपका ये आ गया था 0.5, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया. नीचे आपके पी एविडेंसेस के हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमने निकाल लिया. लेकिन ये क्योंकि ये सारी, जब मैं अगर पी बनाने के लिए निकालूं या पी ऑरेंज के लिए निकालूं या पी में अदर्स के निकालूं, सबके लिए मेरी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो मेरा सबके लिए सेम रहेगा, राइट. तो अगर मैं इसको अगर नहीं भी निकालूं तो फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, इसको मैं कट्टू भी कर सकता हूँ. ओके कैसे सेम रहेगा? क्योंकि अगर मैं पी बनाने की प्रोबेबिलिटी निकालूं या मैं पी लेट से ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी निकालूं या पी में अदर्स की प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो सबके लिए डिनोमिनेटर में यही चीज आने वाली है. क्योंकि अगर ये एविडेंस मुझे दिए हुए हैं, अगर ये एविडेंस मुझे दिए हुए हैं, तो मुझे बनाना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और अदर्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. बट सर ऑरेंज के साथ तो ये अलग होगा ना, मतलब लॉन्ग कितने स्वीट ये कितने. एविडेंस की प्रोबेबिलिटी है ना, एविडेंस में कंट्रोल ठीक है. डेटा में देख रहा हूं, हाँ डेटा हाँ में ठीक है, यहाँ समझ पे गए. इसमें कि डिनोमिनेटर बेसिकली चेंज होगा, डिनोमिनेटर नहीं होगा. ठीक है, समझ गए. डिनोमिनेटर चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर ही चेंज होगा बस. यस हाँ एग्जैक्टली, हाँ, जो तीनों वो के लिए एविडेंस सेम है. सेम है सबके लिए. अगर मैं इसको कैलकुलेट ना भी करूं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए सब सेम है नीचे के तीनों के लिए वैल्यू, तो इसमें सही एज इट बात इज छोड़ है. देता हूं. तो मैंने लेट से पी बनाना मेरी कितनी आ गई, 0.252 आ गई फॉर एन एग्जांपल. ऐसे में पी ऑरेंज की भी निकाल लेता हूं सेम तरीके ऑरेंज से, लॉन्ग नहीं थे तो 0 हो गया. ऐसे में पी अदर फ्रूट्स की भी निकाल लेता हूं. ठीक है, इसकी मेरी 0.018 आ गई, इसकी 0.252 आ गई, इसकी मेरी 0 आ गई फॉर एन एग्जांपल. ओके, तो सबसे ज्यादा मेरी प्रोबेबिलिटी किस चीज की आ रही है, होने की, बनाने की. तो मैं क्या प्रेडिक्ट कर दूंगा, बनाना. तो इस केस में अगर आप देखो तो आपका मॉडल कुछ भी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं होता, ऑल द फ्लाई आपकी सारी कैलकुलेशंस होती है और आपका फाइनल आउटपुट आपको निकाल के दे देता है वो. ओके सो इसमें क्या करता है ये जो हम फीचर्स लेते हैं लॉन्ग स्वीट और ये जो सबसे पहले एक टेबल दिखाई थी आपने 1 और 0 की, उधर से ही पता चलता ना कि क्या क्या लेना है. जैसे ऑरेंज के लिए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, लॉन्ग होना चाहिए, नॉट स्वीट देखेंगे. ऑरेंज के केस में लॉन्ग, सेकंड रो देख रही हूँ मैं, क्योंकि पहला बनाना है, सेकंड ऑरेंज है, थर्ड अदर्स है. हाँ, हम ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि लॉन्ग आपका लॉन्ग है कि नहीं है, उसको बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन लॉन्ग है या नहीं है, 0 या 1 में भी है, वो स्वीट है या नहीं है. ये मेरे पास फर्स्ट डेटा है, मेरे पास सेकंड डेटा. मैं बोल रही हूँ बनाना के लिए लॉन्ग स्वीट और येलो देखा,
क्योंकि उसके लिए शायद तीनों 1-1-1 है थर्ड रो पे देखो। हाँ ठीक है। और अगर हम बन के कोई और फ्रूट देखेंगे तो जहाँ पे 1 होगा वो देखेंगे और बाकी नेगेटेड वैल्यूज चेक करेंगे उन केस में। जैसे ऑरेंज विल नॉट बी स्वीट, तो वहाँ पे लॉन्ग नॉट स्वीट और नॉट येलो ये चेक करेंगे ना ऑरेंज के लिए। नहीं हम तो सारा डाटा चेक करेंगे ना, मेरे पास डेटा मुझे नहीं दिया हुआ नहीं है, मुझे उससे नहीं मतलब नहीं 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 है। मतलब आप जो कंडीशन के बाद एक लिख रहे हो ना लॉन्ग स्वीट और वो येलो, हम्म। तो ऑरेंज के केस में हम नॉट लॉन्ग स्वीट और नॉट येलो चेक करेंगे ना। नहीं मुझे प्रेडिक्शन तो मैं किसी भी चीज पे कर नहीं सकता हूँ वो तो ना, सेम ही रहेगा, कंडीशन तो सेम ही रहेगी सबके लिए। तो सभी क्यों? की चीज है, मैं तो मेरा इस चीज पे नहीं डिपेंड नहीं करता है नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो अगर जाएगी, बस उतना ही फर्क अभी है तो ना। मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना देखा, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज निकालनी है तो मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ले रही हूँ उसके साइड पे वो तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चूज तो एक करूंगी बार ना उसी फिर। साइड पे जाओ आप जहाँ पे हमने बनाना का क्यों लूंगा निकाला मैं? है, उसी जगह हम ऑरेंज का निकालते हैं। लेट्स हम ऑरेंज का निकाल के देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं निकालता हूँ उस मेरे पास। केस में वो लॉन्ग स्वीट और येलो नहीं होगा, उस केस में वो नॉट अरे लॉन्ग स्वीट और नॉट नहीं येलो नहीं, होगा। मेरी बात सुनो नेहा, आप कुछ भी डेटा आ सकता है ना, अब डेटा तो आपका लगेगा लॉन्ग स्वीट और येलो आया, आपको उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करना है। अगर वो प्रेडिक्शन में अगर बनाना है तो बनाना होगा, ऑरेंज को अगर सूट नहीं करता ऑरेंज नहीं होगा। डेटा सेम ही होगा रहेगा होगा वही उस प्रिडिक्शन, ऑरेंज के लेकिन उसकी केस में से लॉन्ग प्रोबेबिलिटीज जो कम है, हो जाएगी अलग अलग जगह लॉन्ग पे, की उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कम हो बहुत जाएगी कम ना। होगी। प्रोबेबिलिटीज कम हो जाएंगी। लॉन्ग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी ऑरेंज के केस में, हाँ बनाना के केस में बहुत ज्यादा होगी, बस ये यस, फर्क है। क्योंकि ऑरेंज जो है लॉन्ग होता नहीं है तो उसकी उसकी ऑटोमेटिकली उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। लॉन्ग वाले केस में वो उसको कम सपोर्ट करेगा, उसका जो वेटेज होगा कम होगा, तो ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी, तो वो बनाने को ज्यादा सपोर्ट करेगा, तो बनाने हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो मल्टीप्लाई हाँ। फैक्टर वैसे ही कम हो जाएगा ना। ओके लेट्स से इसी एग्जांपल ये लेट्स हम लोग लेट्स से इसका ऑरेंज का निकाल के चलते हैं, ठीक है, ऑरेंज का निकालते हैं, या लेट्स से इसी एग्जांपल को हम चेंज कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग स्वीट और येलो ना करके लॉन्ग स्वीट और हम लोग क्या करते हैं, नॉट लॉन्ग और स्वीट और येलो के लिए निकालते हैं, ठीक है, कि उसके बेसिकली कौन सा फ्रूट होने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है, ठीक है। सब मेरा कहने का मतलब है अगर हम लॉन्ग रखेंगे तो ऑरेंज की हमेशा 0 आएगी, ऐसा तो फिर कभी ऑरेंज निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ना ऑरेंज का लॉन्ग 0 है नहीं तो फिर वो नहीं, हमेशा डेटा 0 पे आएगी। डिपेंड करता है ना। अगर आप डेटा पे जाइए सर, हाँ अब उसमें डेटा पे डेटा जाइए, पे ही 0 है, मैं बताता नहीं हूँ, डेटा पे जीरो नहीं नेहा होगा सही ना, कह रही जाइए है, डेटा पे जाइए। बट क्योंकि कोई उसमें एक हाँ डेटा इसमें लॉन्ग में देखिए, हमेशा जीरो है। इसमें ऑरेंज में भी लॉन्ग 0 है, हाँ, ठीक है। हाँ बट फिर हम कभी ऑरेंज प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट यस इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई फ्रूट ऑरेंज नहीं है। नहीं बिल्कुल सही है। तो उस केस में क्या होता है, जो बिल्कुल नेहा बिल्कुल सही कह रही है, कि अगर इसमें एक भी एंट्री अगर आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, किसी भी बनाने के लिए, लेट्स से यहाँ पे देखो ऑरेंज के लिए आपकी एक पर्टिकुलर एंट्री आपकी जीरो है, लॉन्ग वाली जीरो है, ठीक है ना, तो उस केस में अगर कोई फीचर आपके लिए जीरो हो जाता है तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी आपके लिए हमेशा जीरो आती रहेगी, तो उसको बोलते हैं आपका, क्योंकि इस केस में अगर देखोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी का दोनों का सम ऑलमोस्ट 1 आना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन 1 नहीं आ रहा है, और ये प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी जीरो आ रही है। उसका रीजन वही है क्योंकि बेसिकली वो ऑरेंज आपका कभी भी लॉन्ग नहीं है, तो जब भी आप उसको कैलकुलेशन में यूज करोगे तो हमेशा उसको वैल्यू जीरो आती रहेगी इसकी वजह से, ठीक है, तो हमेशा वो आपको जीरो वैल्यू देता रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग तो है नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग व्हेन इट इज ऑरेंज वो हमेशा आपकी जीरो आएगी इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ से, अंडरस्टूड। क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग ये वाला केस अगर मैं निकालता हूँ, ये वाला केस अगर मैं निकालता हूँ, ये वाला केस अगर मैं बात करूँ, अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग प्रोवाइडेड इट इज ऑरेंज, तो उस केस में लॉन्ग हमेशा आपके जीरो है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी जीरो आती रहेगी, ये बाकी कुछ भी आती रहे, कुछ भी आती रहे, इससे मैटर नहीं, बिकॉज ये जीरो हो गया तो आपका ऊपर का ये आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी। ओके तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज आपकी हमेशा, जब भी अगर वो लॉन्ग आएगा तो हमेशा वो कभी भी ऑरेंज को प्रेडिक्ट नहीं करेगा, ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो आती रहेगी, केवल एक केस की वजह से। अगर कोई एक भी केस अगर आपका ये वाली फीचर आपके लिए ऑरेंज बनाने के लिए, ऑरेंज के लिए अगर जीरो है, तो किसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया? ठीक है सर, क्लियर है ये वाला पॉइंट, क्लियर हो गया। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिकली इसको बोलते हैं लाप्लास करेक्शन। अगर हमारे पास कोई भी अगर डेटा ऐसा है, ठीक है ना, कोई भी लेवल ऐसा है जिसके लिए किसी फीचर की वैल्यू हमेशा जीरो है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको अदरवाइज की प्रोबेबिलिटी जीरो आती रहेगी, हम लोग क्या करते हैं उसको लाप्लास करेक्शन कर देते हैं, उसको जहां भी आपका जीरो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, +1 से रिप्लेस कर देंगे उस डेटा को। तो जैसे यहाँ पे बनाना था, आपकी वैल्यू जीरो आ रही थी ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको सिर्फ 1 कर देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे, ये 1 हो गया, ऐसा काउंट मेरा 1 हो गया बस। तो नॉट येलो का भी 1 कर देता है। नॉट येलो, हमें येलो के मतलब नहीं, नॉट येलो मुझे नहीं चाहिए, मुझे येलो चाहिए, आई एम नॉट कंसिडरिंग द येलो। तो मैं इस पार्ट का मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू में 0 कर दूंगा, ये लेट्स से यहाँ पे 1, तो उस केस में क्या होगा बेसिकली आपकी सारी, अब ये प्रोबेबिलिटी आपकी 0 नहीं होगी, बहुत कम आएगी,
तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/300 आ जाएगी, दैट इज ऑलमोस्ट बहुत कम है, लेकिन जीरो नहीं आएगी। तो उस केस में बाकी सबका वेटेज आपका जीरो नहीं हो जाएगा, तो उनको भी काउंट करेगा, तो एटलीस्ट आई विल हैविंग सम प्रोबेबिलिटी। ओके, हमेशा इसको 1 से रिप्लेस करना है? हाँ 1 से रिप्लेस करना है। आप 2 से करोगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, तो आप मिनिमम वैल्यू रखोगे, ओके, जिससे कि आपके फाइनल आउटपुट पे जो बहुत ज्यादा नहीं, जैसे ये तो अभी 300 में से एक था, तो इसलिए इसका वेटेज कम है। अगर मान लो आपकी वैल्यूज ही कम है तो 1 कुड बी। वैल्यूज मैंने खुद से बनाई है ना, आप देखो मैंने तो इस टेबल को चेंज करके यहाँ बनाया ना, टेबल तो मेरी ऐसे है, डेटा तो मेरा इस तरीके से आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पे ये चेंज किया, कैलकुलेशन में चेंज किया ऐसे, फिर उसका काउंट मैंने 1 इंक्रीज कर दिया सिर्फ, ओके। क्योंकि पहले हमारे डेटा ये था कि बेसिकली डेटा मेरा है कि लॉन्ग, स्वीट और येलो, तो लॉन्ग के लिए कभी भी उस सेक्शन में आपको ऑरेंज हमेशा 0 दिखाई देते रहेंगे, हमेशा उस कॉलम में। ये कैसे निकालेंगे सर? पहले ये निकाल के चेक करके पहले डेटा रिप्लेस करेंगे? नहीं, आपको कुछ नहीं करना, बिहाइंड द सीन्स तो सब अपना, आप जब नेव बाय से कैलकुलेशन करेगी तो ऑलरेडी कोड में हैंडल है वो, ठीक है ना अपना, वो अच्छा, वो ऑलरेडी कर देता है, वो ऑलरेडी बिहाइंड द सीन्स इसको ऑलरेडी 1 कर देगा, इसको लाप्लास कलेक्शन बोलते हैं, ओके। सो ऑलरेडी जब बीच में वो देखेगा, एक्चुअली सबसे पहले वो देखेगा कि किसी वैल्यू की वैल्यू जीरो तो नहीं है, अगर जीरो है तो जब फाइनल कैलकुलेशन करेगा तो उसको एक इंक्रीज कर देगा कैलकुलेशन के टाइम पे, ओके। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन के टाइम पे इसको यहाँ पे 1 कर देगा ऑलरेडी वो, इसको 1, ठीक है, इसको 1, जहाँ भी जीरो वैल्यूज आ रही होंगी, सो दैट आपके फाइनल आउटपुट पे आपकी जीरो वैल्यू नहीं आएगी, दैट इज कॉल्ड लाप्लास करेक्शन, ओके। Okay, fine. We increase the count of the variable with zero small value, usually 1, so that overall probability does not become 0. Okay, fine. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऑरेंज लॉन्ग होने में और जो ऑरेंज है उसकी मतलब वेटेज बहुत कम हो, बाकी का वेटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑरेंज बिकॉज जीरो हो गया तो वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो ही आती है कि दूसरे का वेटेज वो काउंट ही नहीं करेगा, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी अभी ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी जब भी लॉन्ग आएगा वो जीरो देता रहेगा इस रिस्पेक्टिव ऑफ के अदर आपके दो फीचर भी आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ओके। सो दैट इज व्हाई वी हैव डू द लाप्लास करेक्शन, ओके। यहाँ तक क्लियर है सब? तो यही सब चीज जो है ना, ये सब कहानी जो हमने यहाँ पे मेरे एग्जांपल की है वही सब आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया जो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेम पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वही सब चीज है, ठीक है ना। अब नेव बायस, 3 तरह की नेव बायस होती है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नेव बायस। फर्स्ट इज योर गॉसियन, सेकंड इज योर मल्टीनोमियल, थर्ड इज योर बर्नौली। जो भी हमने देखी वो बर्नौली का एग्जांपल था। बर्नौली में बेसिकली क्या होता है, जो आपके प्रेडिक्टर्स होते हैं उसकी वैल्यू 0 1 होती है, या तो वो वैल्यू या तो फीचर एग्जिस्ट करती है या फीचर एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि लॉन्ग है कि नहीं है 0 या 1, वो स्वीट है या नहीं है। तो अगर आपका डेटा अगर सिर्फ बाइनरी है, सारी फीचर्स आपकी बाइनरी में कैलकुलेट हो रही हैं, तो देन हम अप्लाई करेंगे बर्नौली नेव बायस, ओके। एक चीज पूछनी है मुझे, अभी हमने वो 3 प्रोबेबिलिटीज निकाली तो उसमें फिर वो बनाना की ज्यादा आई, वो मतलब तो जब कोई एक x रो आएगी, x q1 q2, तो उस पे आप क्या मतलब फिर प्रेडिक्ट करोगे? क्योंकि ये तो हमने एग्जिस्टिंग डेटा से मतलब कुछ प्रोबेबिलिटीज निकाली, हमने एग्जिस्टिंग डेटा अब इसको अप्लाई क्या करना है? यही तो आएगा, मेरा डेटा इस तरीके से आएगा कि अब आपका डेटा आएगा लॉन्ग, स्वीट एंड येलो। मुझे इसको प्रेडिक्शन करना है कि ये 3 फीचर्स आ रही हैं तो ये कौन सा फ्रूट हो सकता है, तो उसकी बेसिस पे क्या निकालूंगा, लॉन्ग स्वीट अगर येलो है तो बनाना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाँ ठीक है, लॉन्ग स्वीट येलो है तो ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लॉन्ग स्वीट येलो ऑरेंज, यही मेरा डाउट था। तो मतलब अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी यहाँ पे मुझे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी, सपोज नॉट येलो, नॉट लॉन्ग और नॉट स्वीट बताया गया, तो मैं उस हिसाब से देख लूंगी कि वो बनाना होगा ऑरेंज होगा, यस, उसी हिसाब से आपकी पूरी आप सारी कैलकुलेशन उस हिसाब से करोगे। हाँ ठीक है, आप समझ रही हैं, ओके। सो फर्स्ट वन इज बर्नौली, जो हमने एग्जांपल देखा आपकी बर्नौली नेव बायस का था, ठीक है। अगर आपके सिर्फ 0 1 में है, ओके। अगर आपके मल्टीनोमियल वहां यूज होती है जब आपका काउंट बेसिकली क्या है, मोर देन 1 हो जाता है, तो यहाँ पर काउंट आता है बेसिकली डिस्क्रीट काउंट। वहां सिर्फ ये प्रेजेंट नहीं हो रहा कि आपकी फीचर प्रेजेंट है कि नहीं, फीचर की वैल्यू कितनी है, जहाँ पे आपका काउंट होता है वहां पे आप यूज करते हो मल्टीनोमियल। तो जनरली आपकी डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन बहुत यूज होती है,
जब हम डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन करते हैं या बेसिकली हम लोग मेल स्पैम या नॉन स्पैम क्लासिफिकेशन करते हैं या आपकी न्यूज क्लासिफिकेशन, जहां भी आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा, आपकी मल्टीनोमियल नेव बायस बहुत यूज होती है, क्योंकि वहां पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स का काउंट देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कुछ स्पेसिफिक तरह के वर्ड्स हैं जो कि आपके स्पैम मेल्स में आते हैं, और कुछ बिजनेस रिलेटेड वर्ड होते हैं जो आपके नॉन स्पैम मेल्स में आते हैं, तो हर वर्ड्स का हम काउंटिंग निकाल लेते हैं। तो सारी की सारी फीचर्स बेसिकली आपकी, जब भी हम एनएलपी की बात करते हैं या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, तो ईच एंड एवरी वर्ड आपका एक फीचर बन जाता है। फिर उस फीचर का हम लोग काउंट देखते हैं कि वो फीचर का काउंट कितना है ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट में। तो एग्जैक्टली वो सेम आपका मल्टीनोमियल जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसी तरह काम करता है। सो ईच एंड एवरी टेक्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट वर्ड, दिस इज सेकंड वर्ड, दिस इज थर्ड वर्ड, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड, तो सबकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है कि ये वर्ड फर्स्ट डॉक्यूमेंट में कितनी बार, लेट्स से 5 टाइम्स आया, ये 2 टाइम्स आया, लेट्स से 100 टाइम्स आया, लेट्स से 251 टाइम्स आया। तो इस तरीके का डाटा जो होता है, जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी, जो आपके फीचर्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, वहां पे यू यूज द मल्टीनोमियल नेव बायस। ओके, जहाँ पे आपका सिर्फ उसमें होता है बाइनरी में, देन यूज बर्नौली। ओके, सो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपकी ये यूज होती है। थर्ड आपका आता है गॉसियन, जहां पे आपके जो प्रिडिक्टर्स होते हैं वो आपकी कंटीन्यूअस वैल्यूज उनकी होती है, व्हेन दे हैव ए कंटीन्यूअस वैल्यूज। यहाँ पर क्या था, वैल्यू दिया था 0 1, यहाँ पे उसका काउंट था, यहाँ पे उसकी वैल्यू है, काउंट नहीं है, समझो यहाँ पे काउंट है, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे आपकी वो कंटीन्यूअस वैल्यू, जैसे कि मिलेट से मैंने निकाला कि टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है उसका टेम्परेचर, तो उसमें कोई काउंट तो है नहीं ना, उसमें कोई 0 या 1 है। अगर मैं उसमें टेम्परेचर मुझे इस तरह से दिया होता कि अगर आज का टेम्परेचर ड्राई है या रेनी है, तो वो मेरा बेसिक बर्नौली हो जाता है 0 या 1। अगर उसका काउंट होता, लेकिन काउंट टेम्परेचर में कुछ होता नहीं है, टेम्परेचर अगर मेरा टेम्परेचर से 99.7 या 99.8, तो देन इट कम्स टू द गॉसियन, जहां भी आपका इस तरीके का डेटा होगा जो तीनों कैटेगरी, इन दो कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, देन इट इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। आपका फिर आप अप्लाई करोगे गॉसियन नेव बायस थ्योरम। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास आज के मौसम का डेटा है मेरे पास, ठीक है ना, आज के मौसम में डेटा क्या है कि वो सनी है कि नहीं है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास डेटा है इस तरीके से, लेट्स से कि उसका टेम्परेचर क्या है आज, डेज का टेम्परेचर, विंडी है कि नहीं है, हाँ वो तो मेरा उसमें आ गया। हाँ, लेट्स से विंडी है कि नहीं है, लेट्स से 31 है, अगर मेरा टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर कितना, लेट्स टेम्परेचर 99.7 है, फॉर लेट्स से 32 डिग्री है मेरे पास, ओके 32 डिग्री, तो उस केस में ये मेरा बेसिकली गॉसियन, ये मेरा इसमें भी अप्लाई नहीं होता क्योंकि काउंट नहीं है, मेरे बर्नौली में भी नहीं आता, तो एक्चुअली इट इज अ गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी एक कंटीन्यूअस वैल्यू है जो कुछ भी हो सकती है, ओके, इट कुड बी एनीथिंग, ये काउंट तो नहीं है और ये बर्नौली भी नहीं है, इट कुड बी एनीथिंग बिकॉज इट इज अ नॉट बाइनरी वैल्यू। सो ये मेरा आ जाता है गॉसियन में, बिकॉज इट इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल। अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर कंटीन्यूअस है तो फिर आप अप्लाई करोगे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सारी वैल्यूज आपकी बाइनरी है देन यू गो फॉर द बर्नौली। अगर आपके सारे जो फीचर्स इस तरीके के जहां पर आप काउंट यूज कर रहे हो देन यू गो फॉर द मल्टीनोमियल। तो आपकी बर्नौली यूज होगी जहां पे आपकी 0 1 में है, ठीक है, मल्टीनोमियल वहां यूज होगी जहां टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करोगे, क्योंकि वही इस तरीके का डाटा होता है जहां पे वर्ड्स का आप काउंट लेते हो। तो सारी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आप सिर्फ मल्टीनोमियल यूज करोगे, और जहां पे बेसिकली आपका कंटीन्यूअस डाटा है, कंटीन्यूअस वेरिएबल है, वहां पे आप गॉसियन यूज करोगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब मेरे पास कंटीन्यूअस डेटा होता है तो उस कंटीन्यूअस डेटा को पहले एक्चुअली मैं कन्वर्ट करता हूं बेसिकली उसको न्यूमेरिकल टर्म में, जिससे कि मैं उसको बेसिकली उसको यूज कर पाऊं नेव बायस थ्योरम में। तो लेट्स से मैं क्या करता हूं, मेरे पास इस तरह का डेटा आता है, मेरे पास प्ले गोल्फ खेलेगा या नहीं खेलेगा, ठीक है, यस और नो। तो लेट्स उसमें एक ह्यूमिडिटी एक फीचर है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी लेट्स से आपकी आई है 86 96 80, कोई इस तरह की वैल्यू है, और टोटल कंप्लीट डेटा में ये सारी वैल्यूज आपकी यूज होती है, सारी फ्रीक्वेंसीज है, ओके, ऐसी, और ये सारी टोटल फ्रीक्वेंसी जो आपके टोटल डाटा सेट में यूज हो रही है, ओके। तो आप जब भी ये निकालोगे PXYY ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, क्योंकि अगर मैं क्या निकालता यहाँ पे, अगर लेट से मेरी ह्यूमिडिटी लेट से दी हुई है किसी कंप्लीट डेटा रिकॉर्ड के लिए, लेट से मेरी ह्यूमिडिटी दी हुई है 86, ओके 86 दी हुई है, ये मेरी कंटीन्यूअस वैल्यू है, ओके।
तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ता था, मैं निकालता था इसके लिए, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है गोल्फ खेलेगा नहीं खेलेगा, तो मुझे क्या निकालना पड़ता था, P, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्फ, वेदर इट इज अ गोल्फ नहीं, ह्यूमिडिटी, वेदर इट इज अ गोल्फ, ये मेरा क्या होगा बेसिकली, दिस इज दिस थिंग, लाइक्लीहुड, मुझे लाइक्लीहुड निकालना पड़ता था, ठीक है। तो इस लाइक्लीहुड के केस में लाइक्लीहुड में कैसे निकालूंगा, लाइक्लीहुड में ये नहीं निकालूंगा P 86 गिवन बाय प्ले गोल्फ, ये मेरा अब ये जो मेरा हो जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ये मैं इसका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा, ह्यूमिडिटी ऑफ 74, प्ले ईयर्स, और ये फॉर्मूला लग के मेरी ये प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। ओके ओके, व्हेन आई हैव ए कंटीन्यूअस वेरिएबल देन आई विल टेक कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी मेरा कंटीन्यूअस वेरिएबल है उसमें उस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा नॉर्मल है, यानी कि बेसिकली वो मीन के आसपास वेरी करती हैं, तो उस मीन के हिसाब से मैं उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाता हूँ, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हिसाब से फिर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद होगा, मैं उसको मान के चलूंगा इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन और वेरिएंस के हिसाब से ग्राफ बनाऊंगा, फिर मैं ग्राफ देखूंगा कि इसकी वैल्यू ये और ये के बीच में होने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये प्रोबेबिलिटी फाइनली ये प्रोबेबिलिटी मेरी यहाँ पे निकल के आएगी। ओके तो जब भी आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा तो बेसिकली आप उसमें आपका, हम ये मान के चलेंगे उसमें ये आपके बहुत ही नेव एजम्पशन है कि बेसिकली उसका डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन नेव बेस्ड थ्योरम बेसिकली इस एजम्पशन में काम करती है, अगर आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी वो निकालती है, ठीक है। लेकिन देखने में बहुत ही मतलब नेव एजम्पशन है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है इस एजम्पशन के बावजूद भी। ओके सो वी हैव टू बेसिक एजम्पशंस फॉर द नेव बायस। पहला एजम्पशन ये होता है कि सारे आपके जो प्रेडिक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नेव बायस थ्योरम, ये दिस इज वेरी नेव एजम्पशन। और दूसरा एजम्पशन ये होता है कि अगर आपकी बेसिकली आपका कोई भी वेरिएबल आपका कंटीन्यूअस है तो वो बेसिकली आपके गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तब उसको आप ये अप्लाई कर पाओगे। These are two basic assumptions in the naive Bayes theorem. That's why it is called the naive Bayes theorem. Okay, so let's go for pros क्या है इसके, it is easy and fast. Bad क्या है, assumption of independence. Okay, and you need less training data. It comes from well in categorical input variable as compared to numerical variable. ये अगर आपके सारे वेरिएबल आपके सारे के सारे वेरिएबल्स में कैटेगोरिकल है तो बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। अगर आपके सारे के सारे बेसिकली आपके न्यूमेरिकल हैं तो उस केस में आपका एजम्पशन हो जाता है कि वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, उस केस में फिर आपको उस एजम्पशन की वजह से आपके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन कैटेगोरिकल केस में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ओके सो ये आपकी तभी काम करेगी जनरली जो अभी के एसकेलर में तो सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल हों या सारे के सारे आपके बेसिकली कैटेगोरिकल हों। अगर मिक्सअप टाइप के आपके वेरिएबल्स हैं तो आपके नेव बायस थ्योरम के लिए अभी एसकेलर में कोई एल्गोरिथम नहीं है, आपको उसके लिए अलग से एल्गोरिथम देखनी पड़ेगी जो काफी लोगों ने लिख रखी है, आप तो यूज कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली नेव बायस थ्योरम हमेशा इंडस्ट्री में जनरली आपकी ज्यादातर आपकी वही यूज होती है जहाँ पे आप बेसिकली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो, क्योंकि बाकी सारी चीजों के लिए आपके पास और बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं। तो नेव बायस थ्योरम आपके टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें कि आप बेसिकली मल्टीनोमियल एल्गोरिथम मल्टीनोमियल नेव बायस आप यूज करते हो। ओके कॉन्स क्या है, if a categorical variable has a category which has not measured in finance and this is zero, वो हम उसके लिए लाप्लास सिलेक्शन हमने कर लिया था, हम लाप्लास एस्टिमेशन यूज कर लेते हैं। दूसरा एजम्पशन है आपका इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर्स का, जो अगर हेल्ड कर रहा है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, नहीं तो नहीं देगी, लेकिन रियल टाइम में कभी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो उसके क्रॉस ये है कि आपकी बहुत फास्ट है, दिस इज वेरी फास्ट, और ट्रेनिंग बहुत फास्ट होती है, ट्रेनिंग इसमें एक्चुअली कुछ होती नहीं है, तो इससे ट्रेनिंग वाला आपका पूरा टाइम इसमें बच जाता है। ओके बिकॉज दिस इज प्योर प्रोबेबिलिस्टिक मेथड, ये आपकी बहुत फास्ट कैलकुलेशन होती है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी 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 फास्ट। ओके उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। ओके कहाँ कहाँ ये यूज होती है, न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़ क्लासिफिकेशन, स्पैम नॉन स्पैम, रिकमेंडर सिस्टम में भी यूज होती है, सेंटिमेंट एनालिसिस में भी यूज होती है, क्योंकि सेंटिमेंट के आपके वर्ड्स आते हैं तो वर्ड्स का भी अकाउंट देख के उसको चेक कर लेता है। तो पहले सेंटिमेंट एनालिसिस जनरली आपका न्यूज़ के थ्रू होता था, न्यूज़ ये भी और ये भी,
ठीक है ना। अभी आपकी बहुत सारे एल्गोरिथम्स आ गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आपको सिंपल एल्गोरिथम बनानी है, बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है आपका, तो आप नेव बायस बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेव बायस बहुत अच्छा काम करती है। ओके, तो नाउ लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। ये आपका लास्ट एग्जांपल है जो हम आज देखेंगे। ओके, जिसमें कि आपका नेव बायस का भी आपको एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखोगे सारा आपके सारा का सारा डेटा आपका कैसा है, कैटेगोरिकल है। आपका ये आउटलुक सनी है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, आपका इस तरह का डेटा आपको दिया हुआ है। ओके, प्ले टेनिस करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पर आउटलुक सनी, ओवरकास्ट और रेनी, ऐसे टेम्परेचर आपका हॉट और माइल्ड और कूल, ह्यूमिडिटी हाई और नॉर्मल, और विंड वीक स्ट्रॉन्ग, राइट। और टेनिस खेलेगा या नहीं खेलेगा, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, नेव बायस थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड देन फिर हम प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, सो हमारे पास लेट्स से हमें क्या किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेट्स से हमारे पास डेटा आया है कि आउटलुक लेट्स से आपका सनी है, ठीक है, टेम्परेचर आपका हॉट है, ह्यूमिडिटी आपकी हाई है, लेट्स से विंड आपकी स्ट्रॉन्ग है। ये आपके पास डेटा है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बंदे खेलेगा या नहीं खेलेगा इस चीज पे, रेनी, कूल, हाई और ट्रू, विल इट प्ले और विल इट नॉट प्ले। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी, यस की, पी रेनी इनटू यस, पी कूल इनटू यस, पी हाई इनटू यस, पी ट्रू इनटू यस। परफेक्ट, ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर, क्या बोलते हैं इसको, लाइक्लीहुड। likelihood, right। and what is PS, this is your prior। Right. और नीचे वाला निकालने की जरूरत नहीं है, वो तीनों के लिए आपका सेम रहेगा, यस और नो दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं पी रेनी और यस। पी रेनी और यस, जैसे आप पी सनी और यस निकाल लेते हैं, ऐसे आप पी रेनी और यस भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम पी सनी और यस निकालने का ट्राई करते हैं। सब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं सबसे पहले, फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो पहले ये हमारी आउटलुक के लिए, लेट्स से, ओके। तो आउटलुक आपके कौन कौन से हैं, सनी, ओवरकास्ट और रेनी, ठीक है। प्ले गोल्फ यस और नो, तो 3 बार अगर सनी है तो 3 बार वो यस खेलता है, 2 बार नहीं खेलता है। ओवरकास्ट है 4 बार खेल रहा है, 0 बार नहीं खेलता है। रेनी है तो 2 बार खेल रहा है, 3 बार नहीं खेल रहा है, ठीक है, आउटलुक के केस में। परफेक्ट, तो मैं क्या निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ पी सनी और यस, कि यस अगर वो सनी है, यस खेला, तो सनी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। तो मैं यहाँ से क्या निकलेगी, मेरी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, यहाँ से अगर वो खेल रहा है तो उसकी सनी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल कितने केसेस में 3। खेल रहा है वो, 9, और सनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3, तो 3/9। ओके, क्योंकि टोटल वो 9 केसेस में खेल रहा है, ओके, टोटल 9 केसेस में वो खेल रहा है और 3 में सनी है, यानी अगर वो खेल रहा है तो सनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/9। ठीक है। इन द केस में सनी होने की प्रोबेबिलिटी थी, ऐसी हम लोग क्या निकाल लेंगे, उसकी ओवरकास्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ऐसी हम उसकी रेनी होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ओके, ओके, और उससे खेलने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, आउटलुक में अगर उससे खेलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग, यानी कि टोटल 14 केस है, उसमें से आउट ऑफ 9 केसेस में खेल रहा है और 5 केसेस में नहीं खेल रहा है, तो उससे खेलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई उसकी, 9/14, दैट इज 0.64। ओके, ओके नॉट ओके, हाँ, क्या हुआ, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ये समझ आ रहा है, आ समझ में रहा आ है। गया। ओके, क्योंकि वो आप रिप्रेजेंट ऐसे किया हुआ ना, वो आउटलुक करके, आप तो यहाँ थोड़ा से भी पता। देखोगे, यहाँ से भी इसकी मैं निकाल रहा हूँ कि यस हाँ। खेलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप देखोगे तो 9 टोटल 9 टाइम्स खेल रहा है, 10 टाइम्स और 5 टाइम्स नहीं खेल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी वही मैंने निकाल ली है, ये आपकी 9/14। हाँ, तो 9/14 होगा। ओके, ठीक है, ये हमने अलग अलग सबका निकाला है। ऐसे ही आप बेसिकली आप इसका निकाला, ऐसे आप सबके लिए निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम टेबल बनी हुई है, जैसे आपने पीछे किया था ऐसे यहाँ निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, ये आपके आउटलुक की है, ये आपकी ह्यूमिडिटी की है, या आपकी टेम्परेचर की, आपकी विंडे की है, ठीक है। सबके लिए आप ये प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ निकाली, सभी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ निकाल ली, वो सब उठा के हम यहाँ रख देंगे और फाइनली आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली वो खेलेगा, अगर यस की ज्यादा आ रही है तो खेलेगा, अगर नो बट की सर, ज्यादा आ रही हमें तो ये सब करना नहीं होगा ना, हमारे लिए तो एक इनबिल्ट फंक्शन होगा है, ही। बिल्कुल परफेक्ट, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये बेसिकली नेव बायस थ्योरम काम कैसे कर रही है।
सो आपको नेव बायस टर्म को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी नेव बायस टर्म को कब यूज करनी है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपका डाटा बर्नौली में है, मतलब बाइनरी में है, तो आपको सर बर्नौली अभी यूज करनी है। ये जो खेलेगा कि नहीं खेलेगा ये बर्नौली था, खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये बर्नौली था। कम यार, ये आपका आउटपुट जो था आपका खेलेगा नहीं खेलेगा, आपकी इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन क्लास कितनी है आपकी, सिर्फ 2 क्लासेस हैं आपकी, 2 ये क्लास और है ना। हाँ, और इसमें क्या है आपका, इधर आप जाओगे, इसमें अगर आप देखोगे इसमें आपके नंबर्स आ गए हैं। इसमें बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें क्लासिफिकेशन है, ये आउटपुट सनी होगा या ओवरकास्ट होगा या रेनी होगा, ठीक है। तो आपकी सारी की सारी ऐसे टेम्परेचर आपका आ गया, हॉट, माइल्ड और कूल, और ह्यूमिडिटी आपकी कैसे आ गई, हाई, नॉर्मल, हाई। तो इसमें आपका क्या आ रहा है बेसिकली, इसमें आपका डाटा कैसे काम करेगा ये, इसमें अगर कोई भी रिकॉर्ड आएगा, लेट्स से फर्स्ट रिकॉर्ड आपका ये आएगा, इससे आपके पास रिकॉर्ड आएंगे, दिस इज फर्स्ट रिकॉर्ड, दिस इज सेकंड रिकॉर्ड, दिस इज थर्ड रिकॉर्ड, this is fourth record, this is fifth record, this is sixth, this is seven, this is eight, nine. ओके, तो बेसिकली आपका कैसे है ये, आपका अगर आप देखोगे तो इसको कौन सा काम करेगा आपको बताओ, should work here. बर्नौली तो नहीं है क्योंकि डेटा में मोर देन बाइनरी वैल्यूज हैं। ओके, मोर देन बाइनरी वैल्यूज है, परफेक्ट है। और यहाँ पे आपका इसमें and कोई आपका it are discrete values, they are not continuous values. इसमें कंटिन्यूस वैल्यूज भी नहीं है आपकी, राइट। हाँ, तो it will be the middle one. मिडिल वन इसमें आपका, क्योंकि कंटिन्यूस वैल्यू होता है आपके इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिखा दी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपके इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें आपका क्या है बेसिकली, आपके पास आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और विंड है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो इसमें, लेकिन इस केस में आपको क्या काम करना चाहिए, लेकिन हमारे पास अगर अगर मल्टीनोमियल होगा आपका, मेरे ख्याल से बर्नौली होना चाहिए, क्योंकि हम आउटपुट वेरिएबल को देखते हैं कि वो कंटिन्यूअस है कि 1 और 0 है, क्या है। आउटपुट को देखते हैं कि फीचर्स की वैल्यू को देखते हैं। आई थिंक फीचर्स की वैल्यू पे फीचर्स की डिपेंड वैल्यू करता को है। देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मल्टीनोमियल अगर हम यूज करेंगे, मल्टीनोमियल के साथ केस ये होता है कि उसमें उसका पास काउंट होता है, ठीक है, कि वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, या उसका काउंट, दो चीजें होती हैं, तो 14 या 15 समथिंग से उसका काउंट आता है आपका। लेकिन इस केस में अगर आपके पास इसमें काउंट भी नहीं है आपके पास, इसमें आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है, तो इस केस में क्या यूज होना चाहिए, which one should work here, मल्टीनोमिनल। multinomial, any other idea? आपने किस वाले पे पूछ रहे हो सर आप? इस वाले जो हमने एग्जांपल अभी लिया था, सर उसमें बर्नौली तो लगेगा अभी रेनी नॉट रेनी पे, वो जो आप प्लेइंग नॉट प्लेइंग वाला कर रहे थे उसमें तो बर्नौली लगेगा ना, उसमें और कोई कुछ क्यों लगेगा। अगर ये मेरे पास ऐसा होता कि आउटलुक सनी है या नहीं है, मेरे पास ये आउटलुक ऐसा रहता है सनी, यस और नो, सिर्फ एक वैल्यू होती है 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0 वैल्यू होती सिर्फ कि है या नहीं तो है, बर्नौली होता। तो ये बर्नौली होता, लेकिन 1 और 0 मेरे पास वैल्यूज नहीं है, तो बस बर्नौली में बाइनरी वैल्यूज नहीं है, मेरे पास सनी है कि नॉट सनी है, टेम्परेचर हॉट है या नॉट हॉट है, सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है मेरे पास। अब यहाँ वैल्यूज मेरे पास ज्यादा है ना, हॉट भी है, माइल्ड भी है, कूल भी है, ऐसी आउटलुक मेरे पास सनी भी है, ओवरकास्ट भी है। बट सर हमें इसमें देखना क्या होता है, जो प्रिडिक्ट करना है वो होना चाहिए आपको फीचर्स देखने होते हैं, फीचर्स तो बर्नौली नहीं है। फीचर्स बर्नौली नहीं है ना, क्योंकि आपकी क्लासिफिकेशन की क्लास तो कितनी भी हो सकती है, वो बर्नौली से मतलब नहीं है मुझे, वो बाइनरी हो नहीं हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। वो तो आप 3 या 4 5 भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। सर एक बारी डेफिनेशन देखना, उसमें शायद आई थिंक सो आउटकम बर्नौली होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्लासिफाई करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को तो वो अपने इसमें क्लासिफाई होता है, the predictors are binary, वेरिएबल्स। okay, the parameters that to predict the class will take only yes or no, for example if the word the class पैरामीटर्स। हाँ, take up only yes or no, ठीक है। if a word occurs in a text or not, मतलब इस टाइप से आपका आएगा, यहाँ भी आपका yes or no 0 1 में बात होगी सिर्फ, ठीक है ना। यहाँ भी आपके प्रेडिक्टर्स जो होंगे वो 0 1 में होंगे, आपके बर्नौली यूज होगा, गॉसियन वहाँ पे यहाँ यूज होगा जहाँ आपका होगा, तो इस केस में आपकी मल्टीनोमियल लगेगी बेसिकली, ठीक है ना। फिर इसको डॉक्यूमेंट तो आपके आप ये भी नहीं लगे, ये भी लगेगा, आपकी मल्टीनोमियल लगेगी। यू कैन इवन वी कैन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्या था हमारा वो, व्हाट वाज द एग्जांपल, प्लेइंग टेनिस और प्लेइंग golf nearby,
एग्जांपल शायद गोल्फ उस पे लिखा हुआ था ऊपर, गोल्फ वाला एग्जांपल, प्ले गोल्फ। इसमें एग्जांपल ये वाले इसमें जस्ट थिंकिंग दैट इसमें वो नहीं है कि कौन सी आप यूज करोगे, ओके ना। This is the golf data set। हाँ ये golf data set है ना, और this is perfect one, इसको कौन सी यूज की हुई है, filling and prediction, name by source this Gaussian NB, here use the Gaussian NB, okay। क्योंकि आपका टेम्परेचर इसमें ऐसे दिया हुआ है, दैट्स व्हाई यू यूजिंग, वो मेक सेंस कि टेम्परेचर आपका ये आपका न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल है, तो उसमें तो आप गॉसियन ही यूज करोगे, दैट इज नॉट एक्चुअली द सेम एग्जांपल, ओके, दैट इज अ डिफरेंट एग्जांपल, तो इसमें आपका गॉसियन बनता है क्योंकि आपके सब नॉर्मल वैल्यूज है, ठीक है ना, ये वो सेम एग्जांपल नहीं है, दिस इज नॉट दैट एग्जांपल, इसमें रेन डेज वर्सेस रेन डेज एंड दिस इज एग्जांपल, लेकिन इसमें हाँ ये एग्जांपल है और इसमें भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें वो नहीं। आपके इसमें मल्टीनॉर्मली यूज होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपके इसमें वो नहीं है तो आप मल्टीनॉर्मली यूज करोगे, ओके। तो आपको नेव बार जनरली वही यूज करनी है बेसिकली जहाँ पे आपका सारा डाटा आपका कैटेगोरिकल हो या सारा डाटा आपका न्यूमेरिकल हो, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, पहली बात तो ये आपका हमेशा आपको मिक्सअप टाइप का डाटा मिलेगा, तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट यूजफुल फॉर द काइंड ऑफ डेटा गिवन टू यू इन द रियल टाइम, ओके। तो इसलिए आपका ज्यादातर आपका मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आपका सिर्फ वही यूज होता है जहाँ पर बेसिकली आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे आपको रिज्यूम क्लासिफिकेशन करना, ठीक है ना, आपके पास बहुत सारे रिज्यूम पीडीएफ में है, पीडीएफ से पहले आप उसको कन्वर्ट कर लो किसी और चीज में, पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट करो डाटा की, आपके पास सारा टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट को वर्ड्स में कन्वर्ट कर लो, फिर आप उसका टेक्स्ट को क्लासिफिकेशन कर लो, रिज्यूम क्लासिफिकेशन हो गया, आपका मेल स्पैम है क्लासिफिकेशन हो गया, या आपका लेट से न्यूज क्लासिफिकेशन हो गया, या आपका डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन हो गया, तो वहाँ पे आपके सबसे ज्यादा यूज होता है, रिकमेंडर सिस्टम्स में आपका यूज हो जाता है, आपका सेंटिमेंट एनालिसिस में यूज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप वर्ड को देखते हो कि कौन सा वर्ड आपके अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं, खराब वर्ड्स आ रहे हैं, उसने गुड बैड इस तरह से बोला है, गुड बोला है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स ने, बैड बोला तो सर वेब स्क्रैपिंग में भी यही काम आता है क्या? इसमें वेब स्क्रैपिंग में वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, व्हाट इज दैट, एग्जांपल लेके बताओ मुझे, व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग। तो नेट पे से मतलब कुछ भी किसी भी वेब पेज पे से आप डेटा उठा के फिर उसको प्रोसेस करके मतलब उसके ऊपर काम कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग आई डोंट हैव एन आइडिया, लेकिन जैसे कि अभी आप देखोगे, जैसे कि आपका सेंटिमेंट एनालिसिस का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि बेसिकली उसमें अगर बैड या इस तरह के पैथेटिक इस तरह के वर्ड आएंगे, दैट इज अ पॉजिटिव सेंटीमेंट, अगर आप उससे नेगेटिव सेंटीमेंट अगर गुड आएगा या एक्सीलेंट आएगा तो आपकी आपका पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है, लेकिन ये आपकी पहले जब आप बेसिकली आप सिर्फ वर्ड बेसिस पे काम करते थे, आप सिंटैक्स पे आप नहीं देखते थे कि बेसिकली किस तरीके से किस कंटेक्स्ट में वर्ड यूज किया गया, तो उसमें नेव बायस थ्योरम आपकी काम कर जाते थे, लेकिन आजकल सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन आपको नेव बायस के थ्रू करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पहले भी नहीं मिलते थे, तो अब इसमें आप जनरली आप आजकल एनएलपी यूज करते हो उससे आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलते हैं, जैसे लेट्स से किसी ने एग्जांपल लिया कि गुड वर्ड भले उसमें उसके आप सेंटीमेंट उसने दिया है, लेट्स उसने फीडबैक दिया कि लेट्स से फूड वाज नॉट गुड, हॉस्पिटैलिटी वाज नॉट गुड, प्लेस वाज नॉट गुड, आपका देखो गुड वर्ड आपका 3 बार आ गया, तो गुड एटलीस्ट इज यूज्ड इन द पॉजिटिव कंटेंट, तो आप अगर सेंटीमेंट अगर आप उस पे नेगेटिव के थ्रू करोगे उसको पॉजिटिव सेंटीमेंट बता देगा आपको, लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव के थ्रू करोगे तो देखता है कि कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, तो आप उसको नेगेटिव सेंटीमेंट बताएगा, तो दैट्स व्हाई आपका जो जो पहले आप रिकमेंडर सिस्टम यूज करते थे या पहले आप सेंटीमेंट एनालिसिस करते थे, तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते थे क्योंकि वो बेसिकली कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं करता था, तो इसलिए आजकल ये सारे काम जो पहले आपके नेववेस करती थी या आपकी कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम करती थी, वो सारे काम आजकल आपके डीप लर्निंग के थ्रू होते हैं, एनएलपी के थ्रू होते हैं,
तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं देगी तो जनरली आपको इसको यूज करना भी है नहीं बस, तो यू आर गोइंग टू यूज ओनली फॉर द टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जहाँ पे आपको टेक्स्ट को क्लासिफाई करना है, वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। ओके, सो ये बहुत ही आसान एल्गोरिथम है, कुछ नहीं करना आपको, वेरी सिंपल एल्गोरिथम। इफ आई गो एंड शो यू अ कोड ऑफ दिस, बहुत सिंपल सा कोड होना चाहिए इसका, अगर हुआ तो इसका वेयर इज द कोड, neighbors, can you see it somewhere neighbors? No neighbors. neighbors टाइटैनिक पे कर रहा है, can is it useful on आप पे neighbors पे काम करेगा टाइटैनिक पे? न्यूमेरिक भी है ना। हाँ सर, आपको बेसिकली आपको मिक्सअप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपका बेसिकली आपका neighbors पे काम करेगा नहीं। लेकिन अगर हाँ आप इसमें अगर सिर्फ इसमें आपकी कैटेगरी, आप इसमें सारा डाटा आप किस तरीके, और जैसे सेक्स इक्वल 0 1 है, इसका आप यूज कर सकते हो। एज पे आप अगेन एज जो आपका न्यूमेरिकल का आप यूज कर नहीं पाओगे इस पे, ठीक है। सर एज का जो न्यूमेरिकल है हम उसे कैटेगोरियल में कर देंगे ना, ओल्ड हाँ, मिडिल अगर इसको जैसा अभी किया था। कैटेगरी में अगर उसको कन्वर्ट कर दोगे फिर आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत सारा फीचर इंजीनियरिंग इसमें करनी पड़ जाएगी। आपको पी क्लास आपकी 1 2 एंड 3 है, दैट इज परफेक्टली फाइन, सर्वाइवल है, पैसेंजर पेयर, केबिन, तो ये सारी चीजें बेसिकली आपके तो बर्नौली में भी नहीं है और आप इसमें भी नहीं, तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अगर आप इसका न्यू वाइस यूज करने जाओगे तो आपके रिजल्ट हमेशा वर्स्ट आएंगे, क्योंकि बेसिकली इस तरह के डाटा न्यू वाइस सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह के डाटा अगर आपको यूज करना है, देन यू हैव टू गो फॉर एक्चुअली फॉर द टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये आपको लेट्स गो फॉर सम डेटा that you can use for the nearby nearby's। यहाँ से आपको साथ को डेटा मिल जाएगा, that you can use it here। कौन सा इसमें डेटा है कि नहीं, इसमें डेटा नहीं होगा शायद। वो आपके पास डेटा ये है कुछ, जैसे क्रेडिट कार्ड डेटा एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट इज। वाइन डाटा सेट, वाइन डाटा सेट में क्या सब, हाँ वाइन डाटा सेट के साथ काम कर सकता है। इवन आई नो सब वाइन डाटा सेट पे कहाँ है वाइन डाटा सेट। लेट्स गो फॉर द वाइन डाटा सेट। Where is one? कहाँ है वाइन डाटा सेट? साक्षी, where it is? In the Rajnish code? नेव वाइस में होगा ना ये, इसमें पे नहीं नहीं ये बस फोल्डर नहीं है। भाई, नहीं नए वाइस में नहीं है, नए वाइस में तो टाइटैनिक वाला पड़ा है इसमें, टाइटैनिक है इसमें। एंड आई एम नॉट श्योर कौन सा डेटा है ये, टेस्ट इसमें क्या है। नहीं ये नहीं है, ये तो वही है, नॉट दिस वन। वाइन डाटा सेट कहाँ पे है साक्षी, एनी आइडिया? यू में कैन देखा डाउनलोड फ्रॉम कैगल। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम कैगल। ओके, तो वाइन डाटा सेट ठीक है, मैंने कैगल मैं से। भी आपको स्क्रॉल करते करते कहीं देखा होगा। ओके, वाइन डाटा सेट कैगल कैगल। ओके ठीक ठाक, कैसे कैसे है यहाँ पे। यूज हो गया तो एक तरीके से सेंटिमेंट्स शायद होंगे। माइंड रिव्यूज, इवेंट डेट में आपका डेटा क्या क्या है इसमें आपका? दिस इज राइट फ्रूटी, हाँ मुझे लग रहा है सेंटिमेंट्स होंगे शायद।
नहीं वाइन क्वालिटी ये नहीं वाला नहीं है, दिस इज नॉट द वन, द सेकंड लिंक। ओके, द सेकंड लिंक, लेट्स गो फॉर द सेकंड लिंक। कहाँ गया? वाइन क्वालिटी डाटा सेट गूगल, रेड वाइन क्वालिटी। सेकंड ओके, राइट। हाँ, इसमें क्या क्या है आपका डेटा में, क्या है आपके कॉलम्स हैं, फिक्स एसिडिटी, वॉलेट एसिडिटी, सिट्रिक एसिड, शुगर, और ये आपका शुगर है कि नहीं है, क्लोराइड, सल्फर ऑक्साइड, इस तो वैल्यू दी हुई है ना आपका, इसमें है। अच्छा, उसे आपका सेकंड वाला सेकंड लिंक बोला था सर। नहीं नहीं, इसमें वैल्यूज दी हुई है आपको, फिक्स। नहीं, कैगल पे सर्च में सेकंड लिंक बोला था उसने। अब जैसे ये वाला है, अगर ये वाला डाटा भी हम लोग देखे चले तो डेटा आपका, दिस इज राइट डाटा सेट। ओके, साक्षी, अगर आपके पास लिंक है तो डायरेक्ट एक बार लिंक पेस्ट कर देना। नहीं यही है, इसमें ऐसे ये है। डाउन, ये सबकी वैल्यूज दी हुई है आपको। इसमें सारे के सारे डाटा आप देखो, सारा डाटा आपका न्यूमेरिकल है, कोई भी कैटेगोरिकल डाटा नहीं है इसमें। क्वेश्चन नहीं बायस लग सकता है। इसमें नेव बैच कौन सी लगेगी आपकी? क्वेश्चन अब परफेक्ट, इसमें परफेक्ट गॉसियन, क्योंकि इसमें सारा का सारा आपका एक तरह का डाटा है, कोई भी कैटेगोरिकल नहीं है, तो एक आप ये यूज कर सकते हो, वैल्यूज भी लगभग एक जैसी लग रही है, 7 11 6 है 8 ना। 5। तो और आप कौन सा यूज कर सकते हो, एंड यू कैन यूज, आई थिंक जिसमें सारे कैटेगोरिकल हो, लेट मी फाइंड आउट सम, क्या बोलते हैं सर इसको? फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह वाला कर लेते हैं ना, आप बोलते स्पैम नॉन स्पैम होता है नेट बायस से, वही अरे कर लेते हैं। उससे कैसे करोगे, उसमें डाटा सपोर्ट करना चाहिए ना। बर्नौली, बर्नौली नेबायस थ्योरम, गूगल पे है क्या? व्हाट हेयर इज विच, क्या कोड है इसके पास, कौन सा डाटा सेट यूज कर रहा है ये वही है, ये तो वही है जो उन सेवाइड से टाइटैनिक है। टाइटैनिक है ना, तो टाइटैनिक में कैसे यूज कर रहा है, सिर्फ दो चिया लिए हैं, उसमें ज्यादा लिए नहीं होंगे, इसमें कौन सा यूज कर रहा है। कन्वर्ट किया होगा सबको। इसने सबको कन्वर्ट किया होगा सबको इसने फिर। ओके, ये फेयर के इसमें क्लस्टर्स बना दिए हैं, फेयर के ना सबको क्लस्टर्स बना के यूज कर रहा है सबको। ओके, व्हाट इज द सेकंड वन? दिस इज अगेन द इंग्रेडिएंट टेस्टिंग, पता नहीं कौन सा कोड है ये। ओके, ये रेड वाइन वाला है, दिस इज रेड वाइन अगेन, जिसे बनोले से देखो, तो रेड वाइन वाला यूज करके देख लो आप, ठीक है ना, इस रेड वाइन का आप गॉशन लगा के देखो, ठीक है ना। सो दिस इज कोड, आपको सारे मिल जाएंगे कोड, मतलब इसके जो आप देखोगे ना, तो इसका कोड बहुत आसान होता है, इसका कोड में ज्यादा कुछ नहीं होता, अगर रजनीश वाला कोड भी उठाकर देखोगे तो उसमें आपसे बनोले लगा देनी है बस आपको, इनफैक्ट आई कैन शो यू द कोड। गॉशन में अगर आप जाओगे इसके, रजनीश ने जो दिया हुआ है इसका टाइटैनिक का, ये इसकी सब कहानी है, ये सब नहीं करना आपको। यहाँ पे जो आप यूज करो ना, यहाँ पे इसमें बस गॉशन, ये गॉशन एन बी यूज करना है बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। आप बस यहाँ पे जहाँ वो यूज करे थे, आप यहाँ पे गॉशन एन बी उठा लोगे, एन बी मॉडल गॉशन बी, और मॉडल को डॉट फिट कर लोगे, एवरीथिंग इज सेम, और कुछ नहीं करना, बस आपको ये लाइन चेंज हो जाएगी आपकी, जैसे आप लॉजिस्टिक लगा रहे थे ना, सेम तरीके से आपकी गॉशन एन बी होगी या बर्नौली होगी या आपकी जो भी है, वो सब आपको यहाँ पे यूज करना है, उसको डॉट मॉडल को फिट कर देना है, बस इतना चेंज होगा, लेकिन अब वो डाटा सेट आपको उसके हिसाब से होना चाहिए। आई कैन शो यू द डाटा सेट जिसपे कि हम लोगों ने उसको अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो एनएलपी में एक्चुअली है, तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आई कैन शो यू द कोड, जो कि एनएलपी वाला कोड है, हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दिस इज पाइथन बुक्स एंड दिस इज सिस्टम क्लासिफिकेशन,
दिस वन इज स्पैम क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको एनएलपी के थ्रू, कन्वेंशनल एनएलपी के थ्रू हम लोग इसको बेसिकली सब कन्वर्ट करके वी आर डूइंग इट फॉर द, ये कैनन यूज किया हुआ है और यहाँ पे हमने इसको दिस नॉट द राइट वन, बराबर। कुछ तो इशू है, ठीक है, उसको हम कोड को बाद में देख लेंगे, एनएलपी वाला कोड। सो बेसिकली आपको क्या करना है, एक तो आप ये जो एक्सरसाइज थी आपकी लॉजिस्टिक वाली, उसको पूरी करके देखो। लॉजिस्टिक टाइटनिंग वाला डाटा सेट जो हमने किया था, वो तो आपको वो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। वो आप जितना भी कोड करते रहोगे वो कोड आप कर लो पूरा, उसके बाद देन यू हैव टू कम टू द ये आपके यूएससी का डाटा सेट जो जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड का प्रेडिक्शन करना है, क्रेडिट कार्ड नहीं, आपको लोन देना है कि नहीं देना है, ठीक है। और नए वैसा कोड हम लोग नेक्स्ट सैटरडे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आई विल फाइंड आउट द कोड फॉर यू, ठीक है ना। कोई ज्यादा बड़ा कोड नहीं, छोटा सा कोड होता है इसका। सो आप सिर्फ अभी लॉजिस्टिक रिलेशन में फोकस करो, उसके ये जो आपके पास जो दोनों डाटा सेट हैं उस पर काम करो, सिर्फ आप यह कुछ काम मत करो। नेव वाइज बहुत आसान होती है, इसमें कुछ नहीं करना, नहीं ज्यादा कुछ करना नहीं है उसमें, ठीक है ना। सो नेव वैसा कोड तो हम नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे कोड होगा, उसको हम यही साथ ही साथ बैठ के कर लेंगे, ठीक है। सो फोकस ऑन लॉजिक रिलेशन, और सारी एक्सरसाइज आप दोनों कंप्लीट करके दो मुझे नेक्स्ट सैटरडे तक। So I hope all of you will be able to complete the exercise. कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको जितना भी टाइम मिलता है just try to find out at least 1 hour per day, okay? क्योंकि आज का तो काफी टाइम वैसे निकल गया, तो जो भी आपको आज टाइम मिलता है कम से कम लॉजिस्टिक रिग्रेशन टाइटैनिक पे तो कंप्लीट कर ही लो एटलीस्ट, ओके। उसको कंप्लीट कर लोगे देन यू हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है, देन वी कैन गो विद द अदर एल्गोरिथम, ठीक है। Ajay, if we use both logistics and naive bias on Titanic itself, we will also get to compare. नहीं आप कर तो लो, नहीं कर तो आप लोगे, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द डेटा है। हाँ, उसको कन्वर्ट